तो आज सबसे पहले हम समझेंगे कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है और इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा था एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है? किसी भी एलिमेंट के एक एटम के मास को हम एटॉमिक मास कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन था, उसका एटॉमिक मास 1 यूनिट। कार्बन, उसका एटॉमिक मास 12 यूनिट। ऑक्सीजन, एटॉमिक मास 16 यूनिट। तो ये थे इन एलिमेंट के एक एटम का मास, और ये ग्राम में नहीं होता, ये होता है एटॉमिक मास यूनिट में। तो एटम के मास को एटॉमिक मास। अब हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर मास की, यानी मॉलिक्यूल का मास। तो डेफिनेशन किस तरह से बनेगी इसकी? The molecular mass of a substance is the sum of the atomic mass of all the atoms in a molecule of the substance। यानी कि किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास उस सब्सटेंस के मॉलिक्यूल में जितने भी एटम हैं सभी एटम के एटॉमिक मास का सम होता है। सभी एटम के एटॉमिक मास का सम होता है, उसी को हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। अब जैसे कि आपको कहा जाए कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास वाटर का, कार्बन डाइऑक्साइड का, इनका मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना हो तो डेफिनेशन में जैसे लिखा है बिल्कुल वही करेंगे कि किस सब्सटेंस क्या है यहाँ पे, वाटर, और इसका एक मॉलिक्यूल हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं H2O। तो इस मॉलिक्यूल में जितने भी एटम हैं सब के एटॉमिक मास का सम कर देना है। तो जैसे कि मॉलिक्यूलर मास निकाले हम वाटर का, तो देखो वाटर में एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? 1, ठीक है। हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? 2। H के नीचे 2 लिखा हुआ है, यानी कि हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो अब देखो हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है, यानी एटॉमिक मास कितना होता है? 1 यूनिट। तो हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे। और अब क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन के एक नहीं बल्कि 2 एटम है, तो 2 एटम का मास कितना हो जाएगा, वो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, प्लस में। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16, लेकिन ऑक्सीजन का एक ही एटम है तो इसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है। तो किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को लिखना है, जो भी एलिमेंट है, और उसको किससे मल्टीप्लाई करना, जितने एटम होंगे उस मॉलिक्यूल में। बट इसमें ऑक्सीजन का एक ही एटम है और हाइड्रोजन के 2 एटम थे, इसलिए हमने हाइड्रोजन का एटॉमिक मास लिखा और उसको 2 से मल्टीप्लाई किया। तो पूरा कैलकुलेट करोगे तो 2 1 जा 2 + 16 कितना हो गया? 18 यूनिट। इसी तरह से अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का निकालें मॉलिक्यूलर मास, इसका कार्बन डाइऑक्साइड का,
ये वाटर का था। तो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में एक कार्बन का एटम है और कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, तो ये 12, ठीक है, एक ही कार्बन है। अब ऑक्सीजन कितने हैं? 2, तो पहले प्लस करेंगे, प्लस करना है। ऑक्सीजन के एक एटम का मास है 16, तो 2 एटम का कितना है? या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, एक कार्बन है 12 प्लस ऑक्सीजन के 2 एटम है 16 प्लस 16, क्योंकि 2 एटम है ना, तो 16 प्लस 16, या फिर हम सीधा 2 से इंटू कर देंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन के 2 एटम है, इसलिए ऑक्सीजन के एटम के मास को हम, एक एटम के मास को हम जो कि 16 है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये समझ आ रहा होगा, इसमें कोई ये फॉर्मूला नहीं है, ये तो सिंपल से आप हिसाब लगा रहे हो कि ये आपके यहाँ पे 2 तरह की चीज़ है, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। कार्बन एक ही है तो 12 हो गया, ऑक्सीजन 2 है तो 16 इंटू में 2, फिर प्लस कर देंगे। तो कैसे, पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया 44 यूनिट, ठीक है। इस तरह से समझ आया। जैसे कि अगर आप किसी शॉप में जाके 2 बुक खरीदते हो और एक पेन खरीदते हो, तो टोटल हिसाब कैसे लगाओगे? मान लो एक बुक की कॉस्ट है 100 रुपीज़ और पेन की कॉस्ट है 20 रुपीज़, तो टोटल हिसाब कैसे लगाओगे? एक बुक है 100 रुपीज़ की, तो 2 बुक कितना हो जाएगा? 2 से इंटू करके पता लगेगा ना, 200, प्लस में एक पेन की कॉस्ट कितनी है? 20 रुपीज़, एक ही पेन है। अगर 3 पेन होते तो इसको 3 से इंटू कर दे। अब ये 3 पेन की कॉस्ट आ गई, तो ये आ गया आपका 260, टोटल आपका बिल हो गया। बिल्कुल यही तो हिसाब लगाया जा रहा है मॉलिक्यूलर मास में भी, यानी कि एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम हैं उनका एटॉमिक मास को हम क्या कर देंगे? सम कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। दूसरा है कंसेप्ट फॉर्मूला यूनिट मास। तो फॉर्मूला यूनिट मास भी बिल्कुल मॉलिक्यूलर मास ही होता है, उसी की तरह निकालना है। लेकिन क्या होता है कि ये जो कंपाउंड्स होते हैं, एक होते हैं आयोनिक कंपाउंड और एक होते हैं आपके नॉन आयोनिक कंपाउंड। तो जैसे कि ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ये आयोनिक कंपाउंड नहीं है, ठीक है, ये नॉन आयोनिक कंपाउंड है, इसलिए इनमें मॉलिक्यूल होता है और इनके मॉलिक्यूल के मास को ही हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। लेकिन जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, जैसे कि पोटेशियम कार्बोनेट, इनमें मॉलिक्यूल नहीं होता बल्कि फॉर्मूला यूनिट होता है। जैसे कि सोडियम क्लोराइड, इसमें सोडियम पॉजिटिव आयन होता है, क्लोराइड नेगेटिव आयन होता है, तभी बनता है NaCl। तो ये आपका क्या है? आयोनिक कंपाउंड, आयन वाला कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जो आयन से बना हुआ है, ठीक है। अब इन कंपाउंड में इसको मॉलिक्यूल ना कह के बल्कि इसे क्या कहते हैं? फॉर्मूला यूनिट, फॉर्मूला यूनिट कहते हैं इसको। तो इसलिए अगर हम इसका मास निकाल रहे हैं तो इसको मॉलिक्यूलर मास नहीं कहेंगे बल्कि क्या कहेंगे? फॉर्मूला यूनिट मास। जैसे कि ये H2 है, इसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल, तो इसके मास को निकालना तो क्या कहलाएगा? वो मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूल के मास को क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर मास। इसका भी यहाँ पे इसको हम मॉलिक्यूल नहीं कहते क्योंकि ये आयोनिक कंपाउंड है, इसलिए मॉलिक्यूल नहीं होके बल्कि इसको हम फॉर्मूला यूनिट कहते हैं और इसके मास को निकालना कहलाता है फॉर्मूला यूनिट मास, ठीक है। तो अगर डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन तो बिल्कुल सेम है। क्या? द फॉर्मूला यूनिट मास of a substance is a sum of the atomic masses of all atoms in a
formula unit of a compound। बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट करना है जैसे हम मॉलिक्यूलर मास करते हैं, बस वर्ड अलग हो जाता है। मॉलिक्यूलर की जगह हम फार्मूला यूनिट मास कहते हैं, ठीक है। अब जैसे हम सोडियम क्लोराइड का ही फार्मूला यूनिट मास निकालें, अगर हम एग्जाम्पल फार्मूला यूनिट मास निकालना है हमें किसका, सोडियम क्लोराइड का, कैल्शियम क्लोराइड का। तो इन दोनों के एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगा। तो देखो सोडियम, और यहाँ पे दो एटम के हिसाब से देखें तो दो एटम है, एक सोडियम है और एक क्लोरीन है, ठीक है। तो सोडियम का कितना होता है 23 होता है एटॉमिक मास, एक ही सोडियम है, प्लस क्लोरीन का कितना होता है 35.5, एक ही क्लोरीन है तो किसी से इंटू करने की ज़रूरत नहीं, ऐड किया तो कितना हो गया आपका, ये हो गया 58.5 यूनिट। यूनिट लिखना ज़रूरी है। तो ये सोडियम क्लोराइड का फार्मूला यूनिट मास हो गया। इसी तरह से कैल्शियम क्लोराइड का निकालें अगर हम, कैल्शियम एक ही एटम है और कितना होता है कैल्शियम का होता है 40, प्लस क्लोरीन कितना होता है 35.5, लेकिन कितने क्लोरीन है, दो है तो 2 से इंटू कर दो ऐसे। तो अब इसे इंटू किया पहले हमने, ये हो गया आपका 71 और ऐड किया तो 111 यूनिट। तो कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला यूनिट मास कितना हो गया 111 यूनिट, ठीक है। अब ये जो एटॉमिक मास होते हैं हर एटम के, कि कैल्शियम का 40 है, क्लोरीन का 35.5 है, ये कुछ तो आपको याद करने हैं, जैसे कि जो मैंने टेबल बनाई थी इस चैप्टर में 1-2 क्लास पहले, वो वाला आप याद कर लेना। अदरवाइज़ ये आपके क्वेश्चन में ही ब्रैकेट में ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाती है कि किसी भी कंपाउंड में जो एटम है उनका एटॉमिक मास कितना है, ठीक है। तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। तो अब इन दो कंसेप्ट के बाद इस चैप्टर का लास्ट कंसेप्ट है मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट है तो इसको क्यों पढ़ा जाता है, इसका मतलब क्या है, इसको अगर हम समझना चाहते हैं तो पहले आपको पता होना चाहिए कि हम किसी भी सब्सटेंस को किस में उसकी क्वांटिटी को या तो उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के हिसाब से क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं, या एटम के हिसाब से, ठीक है। लेकिन अगर हम उनको मोल के हिसाब से एक्सप्रेस करें उनकी क्वांटिटी को, तो इसका बेनिफिट ये होगा कि अब हम उन सब्सटेंस के मास को ग्राम में रिप्रेजेंट कर पाएंगे। एटॉमिक मास यूनिट की जगह उन्हें हम ग्राम में रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो अब इसको समझते हैं। देखो पहले जैसे आप जानते हो कि वन पेयर में कितनी चीज़ें होती है 2, 1 पेयर। 1 डज़न का मतलब क्या होता है 12। इसी तरह से 1 मोल इक्वल होता है, ये वाला जो आपका पॉइंट है ये अच्छी तरह से याद रखना, ये इक्वल होता है 6.022 इंटू 10⁻23। यानी कि ये तो बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि 10⁻23 पॉजिटिव है तो इस एक के पीछे 23 ज़ीरो आएंगे, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक बहुत ही बड़ा नंबर मिलेगा हमें।
इसलिए इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। तो एक मोल में इतने पार्टिकल होते हैं या इतनी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो मोल कंसेप्ट इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया ताकि आप सब्सटेंसेस के मास को ग्राम में रिप्रेजेंट कर सको, ठीक है। तो इसको इस तरह से हम समझते हैं कि अगर मैं कह रहा हूँ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, तो इसका मतलब कितने कार्बन एटम है? 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, यानी इतने एटम्स हैं ऑफ कार्बन। जैसे अगर मैं कहता हूँ 1 डज़न ऑफ कार्बन एटम, तो आप क्या कहते हैं? 12 कार्बन एटम है। तो अगर हम कह रहे हैं कि 1 मोल ऑफ कार्बन एटम है, तो 1 मोल में कितने कार्बन एटम होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23। और इन सारे एटम्स का अगर हम मास निकालें ग्राम में, किस में? ग्राम में, तो वो न्यूमेरिकली कार्बन के एटॉमिक मास के बराबर होगा, लेकिन इन ग्राम। इसको ढंग से समझना। एक कार्बन एटम का यानी कि एटॉमिक मास कितना होता है? 12 यूनिट, अभी हमने पढ़ा था 12 यूनिट। लेकिन अगर हम एक कार्बन एटम की जगह 1 मोल कार्बन एटम लेते हैं, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम लेते हैं, तो इन सब का टोटल मास यानी 1 मोल कार्बन एटम का मास जो होगा वो न्यूमेरिकली कार्बन के एटॉमिक मास यानी कि 12 के बराबर होगा, लेकिन यूनिट क्या होगी? ग्राम। यूनिट क्या होगी? ग्राम, ठीक है। जैसे कि एक और मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर हम 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स लें, तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम में कितने हाइड्रोजन के एटम होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे हाइड्रोजन के, ठीक है। और इन सब का टोटल मास कितना होगा? वो होगा किसके बराबर? हाइड्रोजन के एटॉमिक मास के बराबर, जो कि क्या होता है? 1, लेकिन यूनिट क्या होगी? ग्राम। यानी कि अगर हम किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी सब्सटेंस जैसे यहाँ पे कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन है, अगर मोल के हिसाब से उसको हम एक्सप्रेस करते हैं, तो अब हम मास को किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ग्राम में। यानी कि जो एटॉमिक मास यूनिट थी, जिसे हम सिंपली यू लिखते हैं, उसमें अब हम मास को रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है, अगर हम मोल के अकॉर्डिंग किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी को रेफ़र करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है आपको। तो किसी भी पार्टिकल के इतने अगर मतलब एटम्स या इतने अगर पार्टिकल है, तो वो एक्चुअल में 1 मोल है, और उसका जो मास होगा, रिलेटिव मास, वो ग्राम में अब हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसका मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि 1 मोल ऑफ H2O मतलब वाटर, 1 मोल ऑफ H2O यानी कि वाटर मॉलिक्यूल में कितने वाटर के मॉलिक्यूल होंगे? अब मॉलिक्यूल के हिसाब से देखना है, तो होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर यानी H2। इतने मॉलिक्यूल्स होने वाले हैं 1 मोल में, ठीक है। तो अब मास कितना होगा इस 1 मोल का? तो इसके लिए पहले हमें इस H2 का मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा। कितना निकाला था अभी हमने पिछले ही पेज में? 18 यूनिट। बस अब आपको 18 यूनिट की जगह यानी एटॉमिक मास यूनिट की जगह क्या लिखना है? ग्राम। क्या लिखना है? ग्राम। यानी कि 1 मोल ऑफ वाटर का मास होगा, वाटर मॉलिक्यूल का मास होगा, उसके मॉलिक्यूलर
यानी रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास के बराबर लेकिन इन ग्राम। तो ये होता है। अब ये जो नंबर है इसको कहा जाता है एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर इसको रिप्रेजेंट करते हैं n और यहाँ छोटा सा a इसका सबस्क्रिप्ट, और इसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। ये आपको याद रखना है। इसको एवोगैड्रो नंबर या एवोगैड्रो कांस्टेंट कहा जाता है। ठीक है। तो यानी कि जब हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को, यानी किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट को, क्वांटिटी को ग्राम में चाहते हैं तो हमें उसको, उसकी क्वांटिटी को मोल के हिसाब से रिप्रेजेंट करना चाहिए बजाय एटम मॉलिक्यूल के हिसाब से। ठीक है। तो मोल कंसेप्ट किस लिए इंट्रोड्यूस किया गया? मोल कंसेप्ट इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया ताकि हम जो मास होता है सब्सटेंस का उसको हम ग्राम में रिप्रेजेंट कर सकें। ठीक है। तो अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो न्यूमेरिकल्स कराएंगे हम। उससे पहले आप ये समझ लो कि मोलर मास क्या होता है। मोलर मास, तो जो मोलर मास होगा वो होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल के मास को हम क्या कहते हैं? मोलर मास। यानी कि मोलर मास अगर हम देखें तो वो रिलेटिव एटॉमिक मास के बराबर है। मोलर मास अगर एक एलिमेंट का निकाल रहे हैं या एक एटम का निकाल रहे हैं तो वो उसके रिलेटिव एटॉमिक मास के बराबर होगा, बट इन ग्राम्स। इसी तरह से अगर हम मोलर मास निकाल रहे हैं मॉलिक्यूल का, यानी किसी कंपाउंड का, तो वो इक्वल होगा उसके रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास के, लेकिन इन ग्राम। यानी कि ये जो हमने निकाले थे, कार्बन के 1 मोल का मास 12 ग्राम, हाइड्रोजन के 1 मोल का मास 1 ग्राम, वाटर के 1 मोल का मास 18 ग्राम, ये सब क्या है? मोलर मास। सब क्या है? मोलर मास। देखो एक चीज़ बताता हूँ। जैसे कि मैं कहता हूँ एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 16 यूनिट। लेकिन मोलर मास कितना होगा ऑक्सीजन का? ऑक्सीजन एटम कितना होगा बताओ? न्यूमेरिकली बिल्कुल 16 होगा। यही तो काम है। किसी भी मोलर एटम का मोलर मास किसके बराबर होगा? उसके एटॉमिक मास के बराबर, जिसे हम रिलेटिव एटॉमिक मास भी कह देते हैं। लेकिन यूनिट क्या होगी फिर? यूनिट फिर एटॉमिक मास यूनिट नहीं होगी। ये जो यू होता है ये होता है एक्चुअल में एटॉमिक मास यूनिट। तो फिर ये जो यू होता है ये रिप्लेस हो जाएगा किससे? ग्राम से। इस तरह से, जैसे कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O कितना है होता है? अगर निकालोगे तो 18 यूनिट। लेकिन अगर मैं मोलर मास निकालूं ऑफ H2O तो कितना होगा? बिल्कुल यही होगा, लेकिन यूनिट क्या होगी? ग्राम। तो बस आपने देख लिया कि मोलर मास भी बिल्कुल मॉलिक्यूलर मास की तरह निकालते हैं या एटॉमिक मास के बराबर ही होता है, लेकिन यूनिट क्या होती है? ग्राम होती है। ठीक है। तो ये समझना आपको ज़रूरी है।